हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी ITI के एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग ITI का एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उन सभी का जो क्लास का टाइमिंग है मैं बता देना चाहता हूँ। शाम के 7 बजे डेली लाइव आप सभी के लिए दोस्तों ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस ली जाती है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ डेली 7 बजे शाम में जुड़िए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसी तरीके से दोस्तों पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हमारी क्लासेस चलती है सुबह में 8 बजे, और पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों शाम में 8 बजे, यानी कि इसके बाद जो क्लासेज होगी वो पैरामेडिकल वालों के लिए होगी। ठीक है, अगर आप लोग तीनों चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो तीनों चीज़ का क्लास देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न, अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन किए हैं, PDF पाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम से भी बच्चे ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? सभी स्टूडेंट्स कॉमेंट में बताएंगे नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है 10 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी कहता है 10 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी कहता है 8 मार्च, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 10 दिसंबर। तो याद रखना है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार को ही मगासेसे पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अगर रिसेंटली बात करें 2019 में, है ना, पत्रकार के क्षेत्र में दोस्तों रवीश कुमार को दिया गया था, है ना। और ये कब दिया जाता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है सर? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी बच्चे सही सही आंसर बताइएगा, जिनको नहीं पता रहेगा वो लोग याद करते चलेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है यहाँ पे, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? है ना, जो स्वर्ण मंदिर है दोस्तों वह किसके शासन काल में होता है? भारत का स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? सभी बच्चे याद रखेंगे, अमृतसर में सर, पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है ना। और यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी अकबर के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। चलिए ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा कहता है, सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है दूध, ऑप्शन नंबर बी है अंडा, ऑप्शन नंबर सी है तेल, और ऑप्शन नंबर डी है मत्स्य। तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, सिल्वर जो क्रांति है ना दोस्तों, वह किससे है? तो वह है अंडा एवं मुर्गा पालन से। किससे? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आप सब लोग याद रखना है, सिल्वर क्रांति अंडा एवं मुर्गी पालन से है। अगर दूध के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो दूध का जो उत्पादन है वह श्वेत क्रांति के अंतर्गत आता है। किस क्रांति के अंतर्गत? श्वेत क्रांति के अंतर्गत। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों मत्स्य यानी मछली उत्पादन वाला कौन सा क्रांति है? तो आप सभी को पता है, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य से संबंधित है, यानी मछली से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों खाद्य उत्पादन के लिए हरित क्रांति, है ना, जिसमें गेहूं आया था, है ना, तो गेहूं वाला था ना, गेहूं चावल ये सब किस में था? हरित क्रांति में था। मेनली रूप से गेहूं है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगर तेल की बात करें तो तेल के लिए दोस्तों पीली क्रांति के नाम से संबंधित रहता है। तेल किससे संबंधित है? पीली क्रांति से। तो सही बच्चे नोट कर लीजिएगा ये सभी सवाल, और PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का क्या नाम है? तो टेलीग्राम पे आप जाकर के क्या सर्च करिएगा? टोटल लर्निंग सर्च करना है। ये चीज़ आप लोग सर्च करिएगा तो आपके सामने मिल जाएंगे, जिसमें करीब 9000 के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं, और इसमें आप लोग भी जुड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है, निम्नलिखित में से लीमा किसकी राजधानी है? निम्नलिखित में से लीमा जो है दोस्तों वह किस देश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील की राजधानी लीमा है, या पेरू की राजधानी लीमा है, या फिर इक्वेडर की राजधानी लीमा है, या फिर कोलंबिया की राजधानी लीमा है। तो इसका आंसर आप सभी लोग को पता होना चाहिए ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दोस्तों पेरू।
पेरू की राजधानी क्या है दोस्तों? लीमा है। और यह दक्षिणी अमेरिका है ना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना, उसमें ये पाया जाता है। हमारा भारत किस महाद्वीप में है? तो आप लोग बोलिएगा एशिया महाद्वीप। महाद्वीप कितने हैं सर? महाद्वीप कितने हैं? सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे महाद्वीप कितने हैं। आप सभी का HW, बहुत ही आसान सा सवाल, आप सभी का HW हम देते हैं कि बताइए। सही बच्चे कमेंट करके बता देना, ठीक है। जब क्लास खत्म हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि कितना महाद्वीप है, मैं सबका चेक करूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट की शुरुआत कब हुआ था? भारत में डाक टिकट का शुरुआत कब हुआ था? 1852 में, 1774 में, 1874 में या 1766 में? बताइए तो। ये जो टिकट नहीं देखते हैं, टिकट इतना सा छोटा सा लगा रहता है जो 5 रुपये में देता है, वो टिकट, और वो टिकट के बिना आपका पार्सल जाइए नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आप कभी भी सरकारी पार्सल करोगे ना तो देखना एक टिकट लगता है। तो चलिए है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1852 में दोस्तों उस टिकट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। 1852 में एक प्रकार की चिट्ठी पर ये लगा था, एक चिट्ठी था उसी पे लगा था, ठीक है ना। और ये किसके लिए था? विक्टोरिया महारानी कौन है? विक्टोरिया है ना, महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट 1 अक्टूबर 1854 में जारी हुआ था, ठीक है, विक्टोरिया महारानी के द्वारा। और भारत में 1852 में, ठीक है, भारत में 1852 में, 1852 में भारत में। और ये जो क्या है ना, ये 1 अक्टूबर है ना, डाकघर में है ना, डाकघर में ये जारी किया गया था। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? बताइए तो, कौन है बोला था कि पृथ्वी एक गोल अर्थ है ना, गोला है, गोला। चलिए इसका आंसर क्या होगा? अरस्तु सर थोड़े बताए थे, गलत नहीं बताइए आप लोग। चलिए बताइए फटाफट सभी विद्यार्थी बताइए। सभी से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कमेंट, सबका मैं चेक करते रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि कमेंट मैं नहीं देखता हूँ, कमेंट भी देखते रहता हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग सोच समझ के आंसर बताना। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी? सबसे पहले, हाँ हाँ जी। तो इसका आंसर दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट्स का सही है, अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अरस्तु के द्वारा सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, जो कि सिकंदर का गुरु था, सिकंदर का गुरु था, ठीक है। अब वो अरस्तु मत समझिएगा जो बायोलॉजी के पिता हैं, है ना, वही है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या हम लोग कहाँ थे? सबसे पहले क्या था? इसके बाद मैगलन ने किया था। मैगलन के बारे में जानते हैं ना, जो समुद्री यात्रा करके प्रूफ कर दिया था कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, प्रूफ किया था। जहाँ से शुरुआत किया था उसी एरिया में चलते गया कि एक ही दिशा में, और वह फिर से पुनः उसी स्थान पे आ गया था, जिससे प्रूफ हो गया था कि पृथ्वी गोल है। तो सेकेंड, सबसे पहले तो अरस्तु जी ने दिया था, फिर उसके बाद मैगलन ने दिया था। सही आंसर बता रहा था एक बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बाली अरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बाली अरिक द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर है भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। तो बताना है सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर पर। किस पर दोस्तों? तो भूमध्य सागर स्थित है, ठीक है, भूमध्य सागर में स्थित है। कौन सा? तो बाली अरिक द्वीप समूह। ये देखिए जो द्वीप होता है ना, वो क्या होता है ना कि थोड़ा सा अगर मिट्टी फंस गया ना, जैसे नहीं देखते होंगे नदी के बीच में थोड़ा सा मट्टी जमा होता है, तो थोड़ा सा फंस जाने के कारण क्या होता है, वहाँ पे लगातार कचरा जमते जाता है, जमते जाता है, जमते जाता है। एक जगह अगर छोटा सा चीज़, जैसे कि मान लिया इधर बहाव है, ठीक है, लहर चलते रहता है, पता है, तो मान लिया यहाँ पे किसी तरीके से इतना सा मिट्टी फंस गया। अब जितना आएगा ना कचरा यहाँ पे जम जाएगा, इतना जम गया, फिर आएगा, फिर जम जाएगा, जिसके कारण जमते 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 एकदम बहुत ही हार्ड परत हो जाता है, और यह फिर एक टापू यानी कि द्वीप का निर्माण हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। अगस्त्यमलई, नल्लामलई, नीलगिरी या पंचमढ़ी। देखिए, जैव मंडलीय आरक्षित मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पे जैव मंडलीय चीज़ों का आरक्षण किया जाता है। जैसे जैव मंडल में क्या क्या आ जाएंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि, जितने भी जीवित प्राणी है ना, सब आ जाएंगे जैव मंडल में, है ना। जहाँ पे जीवन पनपता है उसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं। तो वहाँ पे जो प्राकृतिक परिवेश में सुरक्षित रूप से पाए जाते हैं ना, उस तरह का हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडलीय आरक्षण क्षेत्र कहते हैं। जिसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नल्लामलई जो ऐसा क्षेत्र है जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो याद रखना अगली बार से नल्लामलई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है। ऑप्शन नंबर ए चंबल परियोजना, कोसी परियोजना या दामोदर घाटी परियोजना या फिर दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना। तो ये जो गांधी बांध है ना, यह चंबल परियोजना का हिस्सा है दोस्तों, ध्यान रखना है, चंबल परियोजना का हिस्सा है, याद रखिएगा ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट रखेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर बताएंगे। एशिया के विशालतम नदी है ना, सबसे विशाल नदी कौन है, मेकांग, निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है। ऐसा कौन सा देश है ऑप्शन के आधार पे कि जिसमें मेकांग नदी नहीं बहती है। चीन, मलेशिया, कंबोडिया या लाओस। चीन, मलेशिया, कंबोडिया या लाओस। जो मेकांग की विश्व में सबसे प्रमुख नदियों में से एक है दोस्तों, यह नदी कहाँ नहीं बहती है, मलेशिया में से। कहाँ नहीं बहती है, मलेशिया में से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, या मलेशिया में नहीं बहती है। बहती कहाँ कहाँ है, तो चीन में, कंबोडिया में, लाओस में, म्यांमार में, थाईलैंड में। याद रखिए कहाँ कहाँ, चीन में, कंबोडिया में, लाओस में, म्यांमार में, थाईलैंड में, इतना ध्यान रखिए, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। कुंवर सिंह जो 1857 का विद्रोह किए थे, जिनमें उनकी प्रमुख भूमिका थी उनका, तो यहाँ पे उन्होंने वो किस राज्य से संबंधित रखते हैं, उनका मतलब वो किस राज्य के निवासी हैं। बहुत अच्छा, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिहार से। दोस्तों किससे, बिहार से, क्योंकि आप बिहार ITI का एग्जाम दे रहे हो ना, तो बिहार से ना रिलेटेड पूछेगा कि बंगाल से पूछेगा, तो याद रखना है बिहार इसका आंसर, ठीक है। इनका जन्म 1777 ईस्वी में हुआ था, है ना। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 1777 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ना गंगा जी में अपना हाथ काट दिया था, अंग्रेजों के द्वारा गोली चल गई थी, तो गोली में जहर न फैले हमारे, हाँ, तो वो हाथे काट के गंगा जी में बहा दिए थे। चलिए भाई, जगदीशपुर गांव में है, जिला का नाम भोजपुर है सर। उनका जन्म का 1777 में कौन सा, भोजपुर में, है ना, भोजपुर में, जिला का नाम भोजपुर है और जगदीशपुर गाँव। कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो भोजपुर से जुड़े हुए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखना है दोस्तों, इसका आंसर एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट, जो कि पहली महिला प्रेसिडेंट थी, जो कि पहली महिला प्रेसिडेंट मतलब कहने का मतलब कांग्रेस की, है ना, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, तो एनी बेसेंट। और यह फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक थी। इन्होंने ही फैलाने का श्रेय प्राप्त हुआ है, इन्हीं को फैलाने का श्रेय प्राप्त हुआ इस आंदोलन को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था, है ना। सक्रिय होने वाले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन सा था? मध्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका या पश्चिमी अमेरिका या फिर दोस्तों दक्षिणी अमेरिका? तो चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, सही बच्चे मिला लेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका था। कौन था सक्रिय? उत्तरी अमेरिका था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका आधार माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। कहता है 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्तावक प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? किसने बनाया था सर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? किसने बनाया था? है ना, याद है ना 1931 वाला गांधी इरविन समझौता, जब आपको पहला क्लास करवाया था पैरामेडिकल में, वो तो करवाए थे ना, गांधी इरविन समझौता, जो कि 29 मार्च 1931 में हुआ था। और उसी दिन दोस्तों कराची में कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था, जिसमें मूल अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको किसने बनाया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था। ठीक है, प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ध्यान रखना है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 यानी 15 कहता है भारत के हिंदी साहित्य में मैला आंचल किसकी रचना है? भारत के हिंदी साहित्य में मैला आंचल जो है ना दोस्तों, वो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रेणु, ऑप्शन नंबर बी निराला, ऑप्शन नंबर सी हरि औध, ऑप्शन नंबर डी दिनकर। मैला जो आंचल है ना सर, वह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, यानी उर्फ रेणु के नाम से जाना जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु, ऐसे इनका पूरा नाम फणीश्वर नाथ उर्फ रेणु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके जीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए, बिहार आईटीआई खास करके दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मृदा प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण किसके कारण होता है? फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ से, या फिर कीटनाशक का प्रयोग से, या फिर नाभिकीय विस्फोट अनुसंधान के फलस्वरूप रेडियोधर्मी पदार्थों का पृथ्वी पर गिरना, या फिर सभ्य से? बताइए। मृदा मतलब क्या होता है मालूम है? मृदा मतलब मट्टी, मट्टी प्रदूषण समझिए। तो एक तरह से मट्टी प्रदूषण कैसे होगा? जब मट्टी में कोई चीज़ मिलेगा, तो मट्टी में कौन चीज़ मिलता है? जब आप लोग कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं तो वो मृदा प्रदूषण होता है सर। सबसे मेन यही है सर, सबसे मेन यही है। सबसे मेन कीटनाशक द्वारा होता है, लेकिन ये सबसे भी होता है। ठीक है, ये सबसे भी होता है। तो आपको ऐसे अगर मान लिया जाए ऑप्शन नंबर बी भी रहेगा ना, तो आप बी भी टिक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी भी है, तो इसको हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि सर ये ज़मीन पर गिर रहा है ना, ज़मीन पे कुछ भी गिरेगा, गंदगी वाली चीज़ गिरेगी तो मृदा प्रदूषण होगा, मट्टी प्रदूषण होगा। तो फैक्ट्री से अपशिष्ट पदार्थ कहाँ गिरेगा? ज़मीन पर गिरेगा। नाभिकीय ये जो रेडियो पदार्थ वह भी ज़मीन पर गिरेगा, पृथ्वी पर गिरना, है ना। तो वह भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ऐसे परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा हमारे ऑप्शन के आधार पर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द ओवल खेल मैदान कहाँ पर स्थित है? द ओवल खेल मैदान कहाँ पर स्थित है? शॉर्ट नेम है सर, इसका पूरा नाम है द किया ओवल। द किया ओवल, ठीक है, खेल का मैदान का नाम है। यह कहाँ पे स्थित है? बहुत ही प्रसिद्ध है सर, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। यह लंदन में है। कहाँ पे है? तो लंदन में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द ओवल किस देश में है? तो लंदन में है। ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाता है। अगला प्रश्न देते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत का प्रथम भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन थे? है ना, पाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। भारत का प्रथम
भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? नानाजी देशमुख या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर भूपेंद्र हजारिका या फिर प्रणब मुखर्जी? बताइए तो फटाफट से विद्यार्थी इसका आंसर। हाँ जी, बहुत अच्छा, आप लोग सही चल रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग मिलाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था भारत रत्न सर, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, और ये कब मिला था? तो 1954 ईस्वी में मिला था। याद रखना ये सब चीज़ें। ठीक है, यह भारत के उपराष्ट्रपति है और यह द्वितीय राष्ट्रपति भी है। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है और यह द्वितीय राष्ट्रपति है। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है। थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल या ब्रिगेडियर या फिर कर्नल। थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सबसे ऊंचा अधिकारी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लेफ्टिनेंट जनरल। क्या कहते हैं सर? सबसे सर्वोच्च की बात कर रहा है तो याद रखना है लेफ्टिनेंट जनरल। बाकी ये सब भी अधिकारी हैं सर, थल सेना के ही हैं, है ना। जैसे मेजर के बारे में जानते होंगे, देखते होंगे, बड़का बड़का बैच में जाता है, जब उतना काम करता है तब उसको मिलता है ना। तो हर क्षेत्र में है, लेकिन आपसे थल सेना में पूछा। तो ये सब थल सेना में, लेकिन सबसे ऊँचा लेफ्टिनेंट जनरल का होता है अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखिए, कहता है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से पहले कौन थे? जयशंकर से पहले कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन नंबर बी निर्मल सीतारमन, ऑप्शन नंबर सी A.K. एंटोनी, ऑप्शन नंबर डी अरुण जेटली। देखिए जयशंकर प्रसाद से पहले कौन बनी थी? तो निर्मला सीतारमन। ये सब चीज़ें आप सभी को याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निर्मला सीतारमन दोस्तों जयशंकर प्रसाद से पहले थी। ठीक है, विदेश मंत्री थी भारत की। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महादेश में है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में है? जिसको हम लोग महाद्वीप भी कह देते हैं, महादेश को ही महाद्वीप भी कहा जाता है। हाँ जी, नाइजीरिया दोस्तों, यह क्या है? एक प्रकार का देश है जो कि कहाँ? अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। कहाँ गया जी? ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, नाइजीरिया, है ना। नाइजीरिया ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है वर्ष 2010 का अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2010 का अर्जुन पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया? देखिए आपको मैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में बता दूं दोस्तों, यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अब वो किसी प्रकार का खेल हो, क्रिकेट हो, आर्चरी हो यानी कि तीरंदाज हो, है ना, भाला फेंके वाला हो, है ना, एथलीट जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर दोस्तों याद रखना, अर्जुन पुरस्कार यह ईशांत शर्मा को दिया गया था। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ईशांत शर्मा को दिया गया था। और वह किस क्षेत्र में दिया गया था? तो क्रिकेट के खेल के क्षेत्र में। क्रिकेट के खेल के क्षेत्र में ईशांत शर्मा को दिया गया था। उम्मीद है दोस्तों आज की ये क्लास आप सभी को शानदार लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डेली आप लोग ITI वाले स्टूडेंट्स डेली 7 बजे शाम में जुड़ेंगे। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।